तो ठीक है, चौथे चैप्टर में अगर हम बात करें कार्बन और उसके यौगिकों की बात कर लें, तो अब बात करने वाले हम कितने टॉपिक की, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग उनकी श्रृंखलन प्रक्रिया क्या होती है, फिर बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, उसके बाद संरचनात्मक समावयव क्या होते हैं वो हम टॉपिक पढ़ेंगे, और लास्ट में होगा हमारे पास विषम परमाणु। क्या होगा? विषम परमाणु। इन कुछ टॉपिकों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट कर लें। और पिछले वाले आप लोगों ने याद कर लिया हो कि नहीं कर लिया, बताओ। कर लिया ना, बहुत अच्छी बात है। अगर कर लिया तो अच्छी बात है, ना किया हो तो बता देना। ठीक है, हाँ। तो देखें, सबसे पहले दिया कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब आखिरकार कार्बन जो है वो प्रत्येक यौगिकों में क्यों पाया जाता है। यानी कि मैंने बताया था ना, हमारे पर्यावरण के अंदर, हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा अगर यौगिक कोई बनाता है तो कौन बनाता है? कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है ना। तो उसका मेन कारण क्या है तो समझना पहले। सहसंयोजी बंध के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि उसकी जो क्षमता होती है ना, वो सहसंयोजी आबंध के द्वारा, किसके द्वारा? सहसंयोजी आबंध के कारण क्या करता है, ये अपनी प्रकृति में सबसे ज़्यादा आबंध बनाता है, यानी यौगिक बनाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उनमें दो कारक कौन कौन से हैं। वो दो कारक हैं, इन कारकों की वजह से वो क्या करता है, अपने यौगिक को बनाता है। पहला कारक है श्रृंखलन और दूसरा है चतुः संयोजकता। मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो भी अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होती है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने होते हैं? 4। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 4। और इसीलिए चतुः संयोजकता की वजह से ये किसी को ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे पाता है, ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है। इसलिए क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है। दूसरा है श्रृंखलन। क्या होता है? श्रृंखलन। तो आप समझ लीजिए श्रृंखलन होता क्या है, समझिए। देखें, श्रृंखलन में क्या है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के बीच में क्या होता है, आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ऐसी क्षमता किसी और परमाणु में नहीं होती जो कार्बन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? इस वजह से क्या होता है, बड़ी संख्या में क्या बनाता है, ये अणु बनाता है। और इस अणु को श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी अणु को क्या कहते हैं हम लोग? इस अणु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? श्रृंखलन कहते हैं। और इसी वजह से प्रकृति में कार्बन के यौगिक अत्यधिक होते हैं। यानी कि जो हमारे वातावरण में कार्बन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, दोबारा समझिए। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होने की वजह से क्या होता है, ये बड़ी संख्या में अणु बनाता है। क्या बनाता है? बड़ी संख्या में अणु बनाएगा। और इसी वजह से क्या होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। और इसी वजह से ये प्रकृति में कार्बन के यौगिकों की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। तो श्रृंखलन क्लियर होगी। श्रृंखलन का तात्पर्य समझ गए आप लोग अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। देखो नाम से पता चलता है जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी और कार्बन होगी। क्लियर? तो हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाने के बाद जो यौगिक बनेगा उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो समझिए, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन अगर आता है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने पर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एथेन, एथीन और एथाइन। मैंने बताया ना आपको, एथेन, एथीन और एथाइन, जिनकी क्रमागत फॉर्मूले क्या हैं? एथेन से ये वाले फॉर्मूला आप लगाइए, उससे हमें क्या करेंगे, जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे मिल जाएंगे हमें। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ये किसके हैं? ये एथेन के हाइड्रोकार्बन हैं। एथीन की बात करूँ तो एथीन में ये वाला पॉइंट कोई सूत्र आ जाएगा, CnH2n। इसमें क्या बनेगा? मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, लास्ट में हेक्सीन आ जाएगा। क्लियर? तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। बात कर लेते हैं लास्ट में, जो ये वाला सूत्र जो दिख रहा है आपका CnH2n-2, ये फॉर्मूला बनता है किसका? एथाइन का। किसका बनता है? एथाइन का बनता है। और एथाइन में क्या आता है? जैसे कि मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ठीक है, इस तरीके से कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोकार्बन यौगिक बना रहा है। तो क्लियर हो गया आपको हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं।
ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। क्या ये पूरी जो सीरीज है क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। एथेन, एथीन, एथाइन, सब जितने बनेंगे आपके पास में सब किससे बन रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से बन रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, संरचनात्मक समावयव। संरचना, क्योंकि देखो मैं अगर मेथेन की संरचना बनाने की बात करूं तो आप मेथेन की संरचना कैसे बनाएंगे, देखना। मेथेन की बोला मैंने तो CH4 होता है मीथेन, और मेथेन में संरचना आप बनाओगे C बनाओगे आप, और क्योंकि आप देखो H कितने 4 है ना, तो आप 4H लगा दोगे, तो इस तरीके से ये संरचना बन जाएगी। क्या अगर इसी को अगर और बदलना चाहो तो बदल सकते हैं ना, लेकिन इसको नहीं बदल सकते। इसमें कम से कम 2, 3, 4 कितने 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। उसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, उनकी जो संरचनात्मक समावयव है ना उनमें बदलाव ला सकते हैं, जिनमें संरचनात्मक समावयव का मतलब होता है जिनमें परमाणु की संख्या तो बराबर है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो सकती है। क्या होगी, जिसमें संरचना अलग अलग होगी। यानी कि आप देख सकते हैं वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र क्या हैं, समान है। आणविक सूत्र क्या हैं, समान है। फॉर मैंने एग्जांपल आप ले लीजिए, ये है 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। तो यानी क्या बन गया ये, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। क्या बन गया, पेंटेन बन गया। तो अब देखेंगे पेंटेन की संरचना देख सकते हैं आप। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H10। क्या होता है, C5H10। ये किसकी संरचना मतलब सूत्र है, पेंटेन का है। अब पेंटेन का सिंपल जो संरचना बनाई है हमने, वो देखो क्या किया हमने, C5 लिए, 1 2 3 4 5 C ले लिए, और प्रत्येक C में कितने कार्बन मतलब कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे आप प्रत्येक कार्बन में। तो आप 1 2 3 4 लगा दिए, फिर इसके भी 4, इसके भी 4, सबके 4 हो गए, और सब में आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब देखें 1 2 3 4 5 और 5 और नीचे वाला 5 कितना हो गया टोटल, 5 और 5 10, और देखो 1 और 2 कितने मिल गया, 12 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला जो बन रहा है, सॉरी जो फॉर्मूला जो बन रहा है H12 बन रहा है। क्या बन रहा है, हाँ पेंटेन का जो फॉर्मूला बन रहा है क्या होता है, C5H12। इसका फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको देखा था इसका CnH2n+2 था ना, तो पहले n मतलब 5 है तो 5 का डबल हो जाएगा 10, और 10 का मैं 2 जोड़ दोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से CnH2n+ का बनेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपने देखा, एक संरचना तो ये बन के आ रही है नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये संरचना बन गई आपकी। अगर मैं बात कर लूँ इसी को, अगर मैं बदलना चाहूँ, इसको मैं बदलना चाहूँ, यानी कि इनकी सूत्र तो सेम है। इसका सूत्र देखें C5H12 है कि नहीं पेंटेन, इसका फॉर्मूला भी वही है C5H12, इसकी संरचना वही है C5H12। देखो मैंने क्या आणविक सूत्र चेंज किया, आणविक सूत्र किसी का भी चेंज हुआ या नहीं हुआ है, बताओ, नहीं हुआ, सब एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं है। बट इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया, इनकी संरचना बदल गई। हमने क्या किया, ये देखो ये कोई कार्बन लगा हुआ था यहाँ पे, इसको किसी एक कार्बन को हमने आगे वाले कार्बन को हम यहाँ ले आए, नीचे ले आए, हम नीचे ले आए कार्बन को ले आए, तो हमारे पास जो कार्बन यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 हो गए। हमने सिर्फ कार्बन को आगे पीछे किया, कार्बन को ही तो आगे पीछे किया, बाकी तो सारी चीज अपने आप एडजस्ट हो गई कि नहीं होगी। तो यही है समावयव, क्या है, संरचनात्मक समावयव। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। देखो जिसमें अगर क्वेश्चन आता है संरचनात्मक समावयव से आप क्या समझते हैं, या संरचनात्मक समावयव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप बताएंगे कि वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न होती है, पर संरचना अलग अलग होती हैं, उन्हें संरचनात्मक समावयव कहते हैं। पहली बात, एग्जाम्पल के लिए आप पेंटेन डाल सकते हैं, आइसोपेंटेन, देखो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन को हम पेंटेन कहते हैं, आइसोपेंटेन, फिर नियोपेंटेन, ये सबके नाम अलग अलग हो गए, संरचना अलग अलग हो गई, नाम अलग अलग हो गए, लेकिन आणविक सूत्र एक ही रहा, आणविक सूत्र तो नहीं बदला ना। देखो इसमें भी C5 है तो यहाँ पे भी C5 होंगे, यहाँ पे भी C5 है, यहाँ पे भी C मतलब कार्बन 5 है, यहाँ पे भी कार्बन 5 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने 12, इसमें भी हाइड्रोजन 12 है, इसमें भी हाइड्रोजन 12 है। मतलब फॉर्मूला जो था हमारे पास C5H12 वो बदला क्या, नहीं बदला, है ना। तो इससे समझ में आ गया आपको संरचनात्मक समावयव क्या है। बात कर लेते हैं हम अपने पॉइंट नेक्स्ट की। ये कह रहा है विषम परमाणु क्या होते हैं, क्या होते हैं,
विषम परमाणु से आप क्या समझते हैं? तो आप समझिएगा, बहुत इजी है ये भी, कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व या अधिक हाइड्रोजन को वह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करता है कि इस कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट रहती है। कार्बन की संयुक्तता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। मतलब तो सिंपल बोला है कि हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला है, क्या? हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला है जिसमें एक या एक से अधिक कोई तत्व जो है हाइड्रोजन को एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या करता है? हटा देता है और उसकी जगह अपने आप को स्थापित कर लेता है। ठीक है, जिससे होता क्या है? जिससे ये होता है कि भैया जो कार्बन की जो संयोजकता है वो बराबर बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार का लोचा पैदा नहीं होता और वो आराम से हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा तत्व आ जाता है। ये कहने का तात्पर्य देखो, बता, इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? आप प्रतिस्थापन का मतलब भी जानते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? जब एक तत्व दूसरे तत्व को अपनी उस जगह से उसे हटा देता है, उसकी जगह से हटा देता है। प्रतिस्थापन का मतलब तो यही होता है। इसमें आप देख पा रहे हैं, जिसमें हल्का सा बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में क्या है, कार्बन ले लिया। क्या ले लिया मैंने? कार्बन के पास में 2 और 3, 2 हो गए, 3 और ये 4 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए? अब हुआ क्या, मैंने क्या किया, सूर्य की उपस्थिति में क्या हुआ, ये सूर्य है। क्या है ये? बिल्कुल हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ सूर्य है। इसकी उपस्थिति में प्रकाश पड़ेगा इसके ऊपर, क्या नहीं पड़ेगा? पड़ा, हुआ प्रकाश पड़ा। और इसके साथ साथ क्या थी, यहाँ पे क्लोरीन भी मौजूद थी। क्या थी? क्लोरीन गैस भी मौजूद थी। तो होगा क्या, क्लोरीन क्या करेगी, इसके एक हाइड्रोजन को हटा देगी। यहाँ पे बचेगा कितना फिर? देखो यहाँ फॉर्मूला लिखे, C, एक H, 2 H, 3 H। यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन प्लस में Cl और यहाँ पे HCl। क्या बनेगा? HCl, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाएगा, यहाँ पे दो क्लोरीन ना, एक क्लोरीन अगर यहाँ आ गया तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके इधर आ जाएगा तो HCl बना लेगा। ये HCl हम जानते हैं हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। हमारे पेट में जो अम्ल पाया जाता है, जो एसिड होता है, उसका नाम क्या है? HCl होता है। कोई दिक्कत? ये अम्ल है। अब देखना, आप इधर देखें, गौर करें थोड़ा। यहाँ पे क्या बन रहा है? देखो कार्बन कितने हो गए? कार्बन कितने यहाँ पे? 1 है। और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? हाइड्रोजन 3 है। और क्लोरीन 1 है। कोई दिक्कत यहाँ पे? इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपने देखो बना लिया ना। अगर नीचे नहीं आ रहा ऊपर देख लेते हैं। इधर देखें, कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 3 और HCl बन गया प्लस HCl, ये बन गया है ना। तो यहाँ पे देखो CH3Cl प्लस HCl। तो इस तरीके से आपने देखा कि भैया कि जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना वो बराबर रही। यहाँ पे भी 4 थे, यहाँ पे भी 4 है। बस कमी किसकी हुई? हाइड्रोजन की। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, बचे कितने इसके पास? हाइड्रोजन 3 बचे। और चौथे हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे समझें, हाइड्रोजन की श्रृंखला में, ये हाइड्रोजन की श्रृंखला थी, इस हाइड्रोजन की श्रृंखला में वह तत्व क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन है वो तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर देता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। कार्बन की संयोजकता संतुष्ट है, हाइड्रोजन को इसने हटा दिया, लेकिन फिर भी कार्बन की संयोजकता क्या है? संतुष्ट है। 4 की 4 है, कम तो हुई नहीं है, 4 की 4 है। ऐसे तत्व को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा हमारा। और ये क्लास आप कंप्लीट करें और दोबारा से इनको नोट करना है। क्या करना है? अपनी नोटबुक में बराबर से, जैसे पिछले वाले नोट भी नोट करे हैं तो इसको भी नोट करके रखना है और याद भी करना है। नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे आपसे।